नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार्टअप मंत्र। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। स्टार्टअप का पूरा इकोसिस्टम बहुत तेजी से बदल रहा है। नए प्रयोग, नई कोशिशें और इसके साथ ही ट्रेडिशनल बिजनेस से अलग नई सोच ने इस पूरे इकोसिस्टम को एक नई गति प्रदान की है। यही वजह है कि जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस कई सारी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स में डील नहीं कर पाते थे, या जो कंज्यूमर है उनकी समस्याओं पर फोकस नहीं कर पाते थे, उन सभी का समाधान स्टार्टअप वर्ल्ड ने निकाला है। और बहुत अलग अलग तरह के नए स्टार्टअप हर दिन सामने आते हैं। आज स्टार्टअप मंत्र में हम इसी तरह की नई सर्विस और प्रोडक्ट में डील करने वाले दो अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस तरह से इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग का जो पूरा ताना बाना है वो बहुत तेजी से बदल रहा है और किस तरह से ये पूरा इकोसिस्टम तैयार हुआ है। चूंकि नए एंटरप्रेन्योर्स का भी हमें विशेष ख्याल है, इसलिए हम इस पूरी चर्चा में कोशिश यही करते हैं कि आपको कुछ बेसिक आइडिया मिले कि आखिर स्टार्टअप वर्ल्ड में अगर आप एंट्री करने का प्लान बना रहे हैं तो आपको किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा आज हम बहुत ही अलग तरह के बिजनेस पर भी फोकस करेंगे। हम फोकस करेंगे पेट्स वर्ल्ड में। जी हाँ, पालतू जानवरों के फूड में काम करने वाली एक खास कंपनी किस तरह से आगे बढ़ रही है और क्या उसके प्लान्स हैं, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। मगर सबसे पहले, जैसा मैंने आपको पहले ही शुरुआत में बताया, कि सबसे पहले हम बात करेंगे स्टार्टअप वर्ल्ड में इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग की दुनिया की। और आज हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल हो रहे हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में एक जाना पहचाना नाम, मैड इन्फ्लुएंसर्स के फाउंडर और सीईओ गौतम माधवन। गौतम, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में। सबसे पहले तो हमें यही बताइए कि जो ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की पूरी दुनिया, स्टार्टअप का पूरा इकोसिस्टम है, ये किस तरह से काम कर रहा है और फिलहाल किस तरह का बिजनेस नजर आ रहा है। जी, ये जो मार्केट है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का, ये अभी फिलहाल तो 1400 से 1500 करोड़ के बीच की मार्केट है। अगले 2 साल में ये 2200 से 2400 करोड़ तक जाएगी। और विच इज 50 से 60% का ग्रोथ है और बहुत ही अच्छा ग्रोथ है। जब हमने शुरू किया था, इंडिया में 2 से 3 एजेंसीज थी, उनमें से एक हम थे 2018 में। और जब अब की बात करें, अब इंडिया में, देश में 500 से ऊपर एजेंसीज हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इंडस्ट्री के। और रही बात जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, पहले गिने चुने 100 से 200 इन्फ्लुएंसर्स हुआ करते थे। आज के डेट में हमारे इंडिया इंडिया में, आई थिंक, मैं इफ अगर मैं ज्यादा ना बड़ा चढ़ा के बोलूं, बट 5 लाख से ऊपर इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स एस्टेब्लिश हो चुके हैं। बिल्कुल गौतम, और 50 से 60% की ग्रोथ वाकई दमदार ग्रोथ कही जाएगी। जिस तरह से शुरुआत हुई है इसकी, और ये अभी अर्ली फेज में है और अब जाकर इसके बारे में अवेयरनेस आ रही है और आप सभी उसमें बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। चलिए, मेरा दूसरा सवाल आपकी कंपनी से जुड़ा हुआ है। मैड इन्फ्लुएंस, बड़ा दिलचस्प नाम है। शुरुआत कैसी हुई और इसके फाउंडेशन के पीछे की सोच क्या थी। सर, ये जो मैड इन्फ्लुएंस जो हमारी कंपनी है, ये 1 जनवरी 2018 में हमने एस्टेब्लिश करी थी। तो हमारा वहाँ पे हमारा शुरुआत हुआ था। अब तब से लेकर अब तक हमारी जर्नी बहुत ही अच्छी और कठिन रही है। लेकिन हम जब इंडस्ट्री नहीं बनी थी, हम तब के पार्ट है। तो उससे वजह से हमने इंडस्ट्री का बुरा साइड भी देखा है और अच्छा वक्त भी देख ही दें। रही बात हमारी टीम की, पहले हम थे 2 लोग की टीम। आज हमारे पास एक 70 लोग का पूरा टीम साइज है। और दिल्ली, मुंबई और दुबई में ऑफिस है। हम जितने भी आप प्लेटफॉर्म्स देखते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व ट्विटर, स्पॉटिफाई, स्नैपचैट, इन सब के साथ हम डायरेक्ट काम करते हैं। इनसे फायदा क्या होता है कि हमें प्लेटफॉर्म्स के लिए हम हेल्प करते हैं। जब प्लेटफॉर्म का नया फीचर आता है, जैसे यूट्यूब शॉर्ट्स आता है, इंस्टाग्राम रील्स आता है, ये सब हम उनको उनके लिए सपोर्ट करते हैं एज एन एजेंसी, कि वो इंडिया में वाइड स्प्रेड कैसे हो यूजिंग इन्फ्लुएंसर्स, है ना। तो वो हमारा मेजर फोकस रहा है। रही बात वीडियो प्रोडक्शन, और हमने अपने आप के ब्रांचेस बहुत खोल लिए हैं। अब वीडियो प्रोडक्शन भी हम करते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी करते हैं, मीडिया बाइंग भी करते हैं, है ना, और पूरा सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी करते हैं। सो
दिन के हम 8 से 10 कैंपेन्स पे हमारी टीम काम करती है, और महीने में हम करीबन 800 से 1000 इन्फ्लुएंसर्स को पे आउट्स करते हैं। तो दैट इज व्हाट हम एक एज एन एजेंसी हम कोशिश कर रहे हैं। अब हमारा प्रयास ये है कि हम इंडिया से बाहर जाके अपना जड़ गाड़े। दुबई में तो गाड़ चुके हैं, अब हमारा और देश में जाके काम करने का टाइम आ चुका है। वाकई गौतम, और आपने जैसा बताया कि जब आपने शुरुआत की थी तब तो इसमें प्लेयर्स थे ही नहीं। तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ों की R&D खुद ही करना, फिर जो ग्राहक है, आपका जो कंज्यूमर है, उसकी समस्याओं को पहचानना और उसको सोल्यूशन देना। और इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड इतना बड़ा है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी की बहुत आवश्यकता पड़ती है, तो उस चीज़ को भी ध्यान रखना बहुत चुनौतीपूर्ण रहा होगा। लेकिन ज़रा हमें बताइए कि अभी के दौर में जब आप इतना लंबा सफर तय कर चुके हैं, अब क्या चैलेंजेस आप देख रहे हैं, किन चीजों पर फोकस करना होगा? सर, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चैलेंज है टाइम और रिलेशंस, है ना। ये ह्यूमन बिजनेस है ना। लोगों का बिजनेस है। जहाँ पे आपका रिलेशन है वहां पे आपका बिजनेस चलेगा, जहाँ रिलेशन नहीं है वहां आपका बिजनेस नहीं चलेगा। रही बात दूसरा सबसे बड़ा एंट्री बैरियर इस इंडस्ट्री का जो है, वो है कि जो क्या कहते हैं, इसमें टाइम काफी लगता है। कि ऐसा नहीं है आज हमने शुरू किया और 6 महीने में हमने एक कंपनी बड़ी होगी। इसमें टाइम काफी लगता है, और पेशेंस की बहुत जरूरत होती है। फिर रही बात कॉस्ट की, क्योंकि इसमें कभी आपके पास बहुत सारा काम होता है, तो आपके पास बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है टू एग्जीक्यूट और टू उसको उस काम को सफल बनाने के लिए। लेकिन वही चीज जब एकदम से मार्केट में वो काम गायब हो जाता है, या ब्रांड्स के या क्लाइंट्स के बजट्स कम हो जाते हैं, तो काम नहीं होता है। तो लोगों की सैलरी तो तब भी देनी है ना। तो वो एक जो बैलेंस जो बनता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही चैलेंजिंग होता है। तो उसको कैसे हमारा हमेशा प्रयास ये रहता है कि कितने से जल्दी हम अपने हमारे जो हम 100 क्लाइंट्स ना रखें हम, लेकिन वो 10 क्लाइंट रखें जो हमारे पास 10 बार और आए, है ना। तो उसके वजह से वो रिटेनरशिप हमारे पास आज अच्छा खासा है। आज की डेट में हमारे पास अभी 150 क्लाइंट्स को हम केटर करते हैं एक साल में। तो जो हमारे पास शायद 2 क्लाइंट्स नहीं थे एक साल में, 2018 में, आज हम 150 क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं। एंड हाँ, देश के वन ऑफ द टॉप इन्फ्लुएंसर कंपनीज बन चुके हैं। तो वही है सर। वाकई जो बात आपने कही, इसको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो लोग भी इस वक्त इस शो को देख रहे हैं, कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में अगर आप कदम रखना चाहते हैं तो समय और धन दोनों का संतुलन यहाँ पर बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। नेटवर्किंग बहुत आवश्यक है, और इसके साथ ही थोड़ा सा पेशेंस रखना भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तभी आप इस फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर नए ट्रेंड्स की बात करें, क्योंकि अब तो आप अनुभवी हो चुके हैं, नए ट्रेंड्स क्या हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में? क्या चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा डिमांड में हैं? नए ट्रेंड्स जो है आज की, पहले पहले का जमाना क्या था? पहले का जमाना था फुल लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट का। अब लॉन्ग और शॉर्ट का एक जमाना आ चुका है। शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट कंटेंट, बिकॉज नॉर्मल जो व्यूअर्स होते हैं आपके और मेरे जैसे, हमारे पास अब वो अटेंशन टाइम कम रह गया है कि हमें अब बैठ के 20 मिनट का हम वीडियो देखें या 1 घंटे का वीडियो देखें, है ना। वही 20 मिनट का वीडियो अब हमें 20 सेकंड में चाहिए। तो वो अब कंजम्पशन ज्यादा होने की वजह से वो एक अलग ट्रेंड आ चुका है। और दूसरा जो नया ट्रेंड अभी शुरू हुआ है वो है ऑडियो ट्रेंड का। तो जैसे ऑडियो पॉडकास्ट होते हैं, ऑडियो इंटरव्यूज होते हैं, लोग वो रेडियो की जगह प्रेफर करते हैं कि भाई अपना वो घर से बाहर निकलता है, ऑफिस जाता है या ऑफिस से घर जाता है, तो वो एक पॉडकास्ट सुनते हुए पूरे ज्ञान लेते हुए वो अपने घर तक पहुंचेगा, और जब तक पहुंचेगा उसको पूरा एक एक प्रॉपर एक बड़ा सा चैप्टर या एक छोटा सा बुक उसने रीड कर लिया। तो एक ऑडियो और एक शॉर्ट फॉर्मेट वीडियोस काफी ट्रेंड में आ रहे हैं। एंड ये ट्रेंड हमने काफी जल्दी कैप्चर और अज्यूम कर लिया था। तो हम ये ट्रेंड से पहले हम इस पे हम काम करने लग गए थे। तो आज हम हमारे पास वो कैपेबिलिटीज या क्षमता है कि इसको हम पूरा
किसी भी हमारे क्लाइंट के लिए हम उनके लिए डिलीवर कर पाए। गौतम, ज़रा हमें ये बताइए कि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप वर्ल्ड में एंट्री करने वाले लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या आप सुझाव देंगे? उनको किस तरह से आप बताएंगे इस पूरे स्टार्टअप वर्ल्ड में, अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो किन बातों का खास ख्याल रखें? तो सबसे पहला तो है पेशेंस। अगर आप बोलोगे कि मैं आया और मैं कल के कल अमीर बन गया या करोड़पति बन गया, वो कभी नहीं होगा। दूसरा, बिल्ड योर टीम। आपकी टीम, आपकी जो पहली टीम, आप सब कुछ खुद नहीं कर सकते हो। आपको नहीं चाहिए 50 लोग की टीम, आपको चाहिए वो 2 या 3 लोग या 4 लोग, जो भी आपके बिजनेस के लिए जो वर्टिकल्स हों। वो पहली जो टीम बनानी बहुत जरूरी होती है, बिकॉज अगर वो टीम आपने सही नहीं बनाई तो आप आगे ग्रो जल्दी नहीं, आप शायद ग्रो ही नहीं कर पाओगे। तो टीम बनाना बहुत जरूरी है। अब ये टीम कौन होगी, ये आपके क्लोज्ड वन या नेटवर्क से ही आपको ढूंढना पड़ेगा, जो आप जिसको ट्रस्ट करते हो, जिसको आपको लगता है कि हाँ, ये भी मेरे जर्नी का एक पार्ट हो सकता है। तो ये दो मेजर चीजें हैं जो मैं बोलूंगा यंग एंटरप्रेन्योर्स को, कि क्या कहते हैं, नया बिजनेस शुरू करने के लिए। और जब बिजनेस बड़ा हो जाए, ये भी जरूरी है कि वो ज्यादा एकदम से पैसा आया तो वो पैसा जल्दी बर्बाद या जलाए ना, या अपने खुद के हैप्पीनेस के लिए ना जलाए, वो अपने कंपनी में डाले, कंपनी और बड़ी करें, सो दैट कंपनी एक सस्टेनेबल लेवल पे या फिर एक अच्छे लेवल पे पहुंचे। ये बात बिल्कुल आपने सही की कि लोगों का जो अटेंशन स्पैन है वो बदल रहा है, और हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी इसी वजह से अलग अलग चीज़ें प्रयोग में ला रहे हैं। आजकल शॉर्ट्स का ज़माना है, रील्स का ज़माना है, वहाँ पर अपने आप को आप किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं ये बहुत मायने रखता है, और इसकी दुनिया में आपको खुद को भी रीइन्वेंट करते रहना होगा। चलिए, अब अगर हम बात करें इस पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम को और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए, अगर आपकी कुछ रिकमेंडेशन हो तो उसके बारे में ज़रा बताएं। हमें फेलो फाउंडर्स से काफी सीखना चाहिए कि उनकी जर्नी क्या है। तो उसके लिए हमें कोशिश हमें चाहिए कि नीचे नए से नए लोगों से मिले। दूसरा, अगर हो सके, हमारे स्टार्टअप के लिए आजकल काफी इंक्यूबेटर्स और एक्सीलरेटर्स कंपनीज आ गई हैं, जो हेल्प करती है विद ऑफिसेज, विद फंडिंग, विद मेंटोरशिप। बट अगर ऐसे ही गवर्नमेंट के काफी और रिफॉर्म्स अगर आ गए इंडिया में, तो काफी हेल्प रहेगी। और तीसरी, जो टैक्सेशन है फंडिंग के ऊपर, तो अगर वो उस पर रिलैक्सेशन मिले तो वो काफी हेल्पफुल रहेगी। वाकई तो कई चीज़ें जो हैं वो गौतम ने यहाँ पर पेश की, और ये वाकई इन बातों का आपको ख़ास ख्याल रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे गौतम हमसे जुड़ने के लिए और इन सारे पहलुओं पर बातचीत करने के लिए। आपको भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, ये तो हुई बात गौतम के साथ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पर। अब ज़रा हम थोड़ा शिफ्ट लेते हैं और अब चलते हैं, हम बात करते हैं एक और बड़े मार्केट की, और ये है पेट्स फूड का मार्केट, यानी पालतू जानवरों के लिए जो खान पान है, फार्मेसी है, उसका जो मार्केट है, और उसमें एक अग्रणी नाम है ड्रूल्स। जी हाँ, ड्रूल्स पेट्स फूड में बड़ा नाम है। और चलिए, जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं ड्रूल्स पेट फूड्स के सीईओ डॉक्टर शशांक सिन्हा के साथ, जिन्होंने फार्मा के साथ ही पेट फूड वर्ल्ड मार्केट पर बातचीत की। उनसे खास बातचीत की हमारी सहयोगी ऐश्वर्या पाटिल ने। हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत कर रहे हैं ड्रूल्स के इंडिया हेड मिस्टर शशांक सिन्हा. He's also been a doctor for a while, a veterinary doctor, and he's got expertise in this space. Sir, आपने इस इंडस्ट्री को बहुत क्लोजली देखा है, आप खुद डॉक्टर रह चुके हैं. सबसे पहले तो बताएं कि आपका जो न्यू वर्टिकल है, आप पेट केयर इंडस्ट्री में रहे हैं, अब पेट फार्मा में वेंचर करने वाले हैं, तो इसके बारे में कुछ बताएं. सी पेट फूड में तो इट्स लाइक 12 साल हो गए हम लोगों को, एंड डिसेंट वर्क वी हैव डन, हमने अच्छा काम किया है. नाउ जो वेट फार्मा हम लेकर आ रहे हैं, व्हाट वी आर सीइंग दैट अभी भी काफ़ी गैप्स है द काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड, जैसा दवा चाहिए, या लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि मेरे डॉग को भी डायबिटीज़ हो सकता है, उसके लिए कौन सी दवा है. और मैं सारे डॉक्टर्स जितने भी प्रैक्टिस करते हैं उनको थैंक्स बोलता हूँ कि वो कोशिश कर रहे हैं अवेयरनेस लाने का. ड्रूल्स की कोशिश ये भी होगी कि मैं उनको और भी सपोर्ट करूं इसमें, सो दैट अच्छा प्रोडक्ट्स मिले उनको,
अच्छी प्राइसिंग पे मिले और जितने जो नए प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में हेल्प मिले डॉक्टर। जैसे हम लोगों ने एक वेट थ्राइव इनिशिएटिव लिया है जहाँ पे हम डॉक्टर्स को उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मशीन्स भी देते हैं, सो दैट वो अपन उस टेस्ट के डायग्नोस्टिक्स के इंस्टेड ऑफ बहुत सारे दवा देने के बजाय पहले अच्छा डायग्नोस्टिक कर लें, फाइंड कर लें, रिसर्च कर लें, फिर उसको जो सही दवा फिट होती है वो दें। सो एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो कर रहे हैं, एक साइड से राइट मेडिसिन अवेलेबल करवाएंगे इस वेट फार्मास्यूटिकल्स के थ्रू। आपकी रीसेंट फंडिंग रही है एल कैटरटन की तरफ से 6 और अभी वैल्यूएशन जो है वो अब $600 मिलियन तक पहुंच गई है ड्रूल्स की। अगर आप इसके आगे जो कैपेक्स है उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे स्पेसिफिकली इस फार्मा वाले वर्टिकल के लिए, और बिजनेस को किस तरह से ग्रो करते हुए देख रहे हैं रेवेन्यूज मार्जिन की तरफ से? दो चीज़ें काफ़ी स्ट्रांगली काम कर रहे हैं। एक तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ बढ़ा रहे हैं। फार्मा अभी थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चरिंग से होगा, बट इवेंचुअली विल गो अपना मैन्युफैक्चरिंग में भी जाएंगे। दूसरा जो काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो है एक्सपोर्ट मार्केट में, जहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है, और दवाइयों के लिए इंडिया हैज़ बिन ऑलवेज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर टू सेंड मेडिसिन टू द वर्ल्ड। हमने कोविड में देखा है द काइंड ऑफ वर्क जो इंडिया ने किया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सपोर्ट किया इनिशिएटिव्स को, चाहे वो वैक्सीन का हो, चाहे वो दवाइयाँ का हो। सो पेट्स में भी वैसी ही रिक्वायरमेंट है, एंड हमको हमारा एस्पिरेशन है कि हम सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाहर भी दवाइयों को पेट्स के लिए, स्मॉल एनिमल, कंपेनियन एनिमल के लिए सप्लाई कर सकें। Right. तो उस इन्वेस्टमेंट, ये जो इन्वेस्टमेंट रहेगा फार्मा स्पेस के लिए कितना बड़ा रहेगा? करीब हम 20 से 25 करोड़ का एक प्लान कर रहे हैं, जहाँ पे दवाइयों के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ग्रो करें। मशीन्स जो बोला मैंने वेट थ्राइव के लिए है, वेट थ्राइव में वी हैव ऑलरेडी हमारा जो पहला पे आउट मैं बोलूँ या पहला जो हमने लॉट क्लियर किया है, वी कुछ 30 क्लिनिक्स को हमने 80 लाख के आसपास की इक्विपमेंट्स दी है, जो हमने लास्ट मंथ डिस्क्लोज किया है। बिजनेस इज ऑलरेडी Already started, yeah, already on the job. So next idea is to before this financial year हम 8-10 करोड़ से हम करेंगे। राइट। अगर हम स्पेंड्स की बात करें तो कस्टमर्स किस तरह का स्पेंड करते हैं, अगर मंथली बेसिस या ईयरली बेसिस, अगर आप एक व्यू दे सके, और ये इंडस्ट्री कितना बड़ा हो सकता है आगे चल? अभी ये इंडस्ट्री कुछ 6500 करोड़ का है, 6500 करोड़ का है, और उसका 65% इज पेट फूड है। बाकी जो ग्रूमिंग है या बोर्डिंग सेंटर है या ट्रेनिंग आ रहा है या दवाइयाँ हैं, वो सब बैलेंस है। इंडिया में प्रॉब्लम है, काफ़ी कम लोग पैकेज्ड पेट फूड खिलाते हैं। रीज़न बीइंग, एक तो पैकेज उन्हें लगता है हेल्दी नहीं है, वो डॉग के लिए ऐसा केस नहीं है। इट्स क्योंकि डॉग्स की रिक्वायरमेंट, पेट्स की रिक्वायरमेंट काफ़ी अलग होती है ह्यूमन के हिसाब से, तो इट्स गुड टू फीड पैकेज्ड फूड। तो वो इंडस्ट्री तो बड़ी होगी। साथ में जो अवेयरनेस आ रही है, अगर आपने एक बार डॉग अडॉप्ट कर लिया या आपके घर में पेट आ गया, तो वो आपके साथ 10-12 साल रहने वाला है। डॉग फूड या कैट फूड आप 1 साल 1.5 साल खिला के फिर कई लोग छोड़ के वापस घर का खाना खिलाते हैं, लेकिन जब वो डॉग सीनियर होगा तो दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है उसको, जॉइंट प्रॉब्लम होता है, डायबिटीज़ जैसे मैं बोला, या कार्डियक प्रॉब्लम होती है। सो इनका बिजनेस बढ़ेगा बिकॉज एक कमिटमेंट है 10 साल 12 साल का एक कस्टमर के साथ। सो कोविड में तो काफ़ी अच्छा अडॉप्शन हुआ। अभी 3 करोड़ के आसपास पेट्स हैं इंडिया में जो केयर्ड पेट्स हैं। अडॉप्शन हो भी रहा है, अवेयरनेस बढ़ रहा है, और बच्चे भी जान रहे हैं कि एक रिस्पॉन्सिबल पेट पेरेंट होना चाहिए। सो आई थिंक इंडिया इज़ अ नेक्स्ट ग्रोथ हब फॉर पेट इंडस्ट्री। कंजम्पशन की बात करें तो कितना टिकट साइज, ARR अगर देखें हम तो कितना बास्केट साइज होता है? पेट अगर आपके पास एक घर में एक डॉग है मीडियम साइज़ का, तो 4,500 से 5,000 का खर्चा आपका महीने का होगा। कैट है तो बिकॉज दे कंज्यूम लेस, 1,500 से 2,000 का कंजम्पशन होता है। सो बट कैट आपके पास एक नहीं होती, कैट आपके पास 4 या 5 होती है, तो कंजम्पशन गोज लाइक दैट। बट फॉर अ डॉग इजी इज 4,000 to 5,000। फिलहाल जो इन्वेस्टमेंट्स आपके पास है वो कंफर्टेबल है, क्या आप चाहते हैं कि कुछ और फंडिंग मिले इसको, इस कैपेक्स को, इस एक्सपेंशन प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए? हम लोग काफ़ी कंफर्टेबल हैं। फंडिंग पहले भी हमने कभी भी नेवर रेज टू पैसे नहीं लिए थे कि हमें चाहिए थे। इट वाज ऑल अबाउट गेटिंग स्टैम्प, जो बोलते हैं ना कि इट्स अ प्रोफेशनली मैनेज कंपनी, एंड मैं हमेशा बोलता हूँ ये कंपनी मेड इन इंडिया है एंड मेड बाय इंडियंस है। सो वेरी कंफर्टेबल इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स, वी आर ग्रोइंग प्रॉफिटेबल। अभी तो नहीं लगेगा, हमें लगता है कुछ फंडिंग की ज़रूरत नहीं आएगी। फाइनल क्वेश्चन, रेवेन्यू और मार्जिन्स फ्रंट पर किस तरह से कंपनी काम कर रही है? लास्ट ईयर हमने कुछ 520 करोड़ किया था। अभी दिस ईयर हमारा 700 करोड़ से ऊपर होगा। वी लुकिंग टू ग्रो डबल द साइज ऑफ कैटेगरी जैसे ग्रो कर रहा है, और मार्जिन्स डबल डिजिट में रहेंगे गोइंग फॉरवर्ड।
I hope that the pet care and the pet pharma industry keeps growing upwards of 3 crores, like you said. तो बहुत धन्यवाद इस पूरे पर्सपेक्टिव को देने के लिए हमें. वैभव, कुछ हिंट तो मैंने आपकी कंपनी के बारे में दिया है, उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तो सबसे पहले ये बताइए स्टार्टअप को लेकर माहौल भारत में किस तरह का है और किस तरह का नजरिया आपका है? देखिए, स्टार्टअप बिजनेस से ना एक नई अपॉर्चुनिटी आई है जो यूथ लेके आए हैं। पहले इतने सारे प्रॉब्लम एरिया थे जो ट्रेडिशनल बिजनेस की वजह से लोग एड्रेस नहीं करते थे या लोग वहां पे सोल्यूशन ढूंढते नहीं थे। बट अब स्टार्टअप वर्ल्ड इतनी जल्दी ग्रो हो रहा है, इफ यू हैव लाइक अगर हमने कोई अच्छा सोल्यूशन निकाल लिया है किसी प्रॉब्लम का, तो हमें सपोर्ट मिलता है, लोग भी समझते हैं और उसकी वजह से स्टार्टअप को काफी ज्यादा हेल्प मिल रही है ग्रो करने के लिए। तो आप देखेंगे सारी इंडस्ट्री में स्टार्टअप्स को कहीं ना कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। मैं बोलता हूँ कि यार अब आपका ट्रेडिशनल बिजनेस से भी हटके अगर आपका अच्छा आइडिया है जो आइडियली एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका सोल्यूशन लेके आ रहा है, गो विद योर स्टार्टअप एंड यू विल गेट सक्सेसफुल रिजल्ट डेफिनेटली। बिल्कुल, तो एक अच्छा पॉजिटिव माहौल भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर है। अगर आपका इंटेंशन अच्छा है, आप नियम और बाकी चीज़ों को मानते हैं और एक अच्छी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस कर रहे हैं, तो आपके लिए बेहतर मौके हैं। वैभव, आप ज़रा अपनी कंपनी के बारे में बताइए। थोड़ी बात तो मैंने की, लेकिन एक बिग पिक्चर बताइए, किस तरह की सर्विसेज में आप डील करते हैं, क्या है आपकी कंपनी और किस तरह का जो है वो सर्विस आप मुहैया कराते हैं? तो हम आजकल एक इन्फ्लुएंसर वर्ड बहुत सुनने को मिलता है सोशल मीडिया पे। तो कोविड के बाद सोशल मीडिया पे जितने लोग एक्टिव हैं वो नंबर बहुत ज्यादा रैंप अप हुआ है। आपके एक क्रिएटर इकोनॉमी स्टार्ट हो गई है, सब सोशल मीडिया पे आते हैं, कंटेंट बनाते हैं, ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन मिलता है अब। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी उनको मोनेटाइजेशन के रूप में अच्छा हैवी अमाउंट देना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें आपका ट्विटर ने अभी स्टार्ट किया है, यूट्यूब और मेटा ऑलरेडी वहां पर है। सो हमारा जो प्लेटफॉर्म है क्लुक क्लुक, वो इन्फ्लुएंसर्स को एक अप्रोच देता है कि यहाँ पे लाखों इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन नहीं मिलता है, उनका डिस्कवरी ही नहीं है, ब्रांड को पता ही नहीं है कि इतने सारे इन्फ्लुएंसर अवेलेबल हैं इंडिया में अक्रॉस द रीजन। सो वहां पे हमारा प्लेटफॉर्म हेल्प करता है ब्रांड को कि उनके ब्रांड के अकॉर्डिंग, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा इन्फ्लुएंसर अच्छा परफॉर्म करेगा, तो वहां पे वो इन्फ्लुएंसर को ऑन बोर्ड कर सके। और सबसे बड़ा एक हमारा डिफरेंशिएटर ये है कि मोदी जी ने जो अभी रियल भारत की शुरुआत की थी लास्ट ईयर, आपका टीयर 2 टीयर 3 वहां पे डिजिटल पेनिट्रेशन इंक्रीज करे, तो हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए आप जितने भी टीयर 2 टीयर 3 हैं वहां पे भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं सक्सेसफुली।